नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम जानकारी के साथ। पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश मंत्रिमंडल से जुड़ी खबर सामने आई है। नीतीश सरकार की कैबिनेट का होगा विस्तार। रत्नेश सदा लेंगे मंत्री पद की शपथ। 16 जून को होगा कैबिनेट का विस्तार। राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। कल संतोष मांझी ने दिया था इस्तीफा। तो नीतीश सरकार की कैबिनेट का होगा विस्तार। रत्नेश सदा लेंगे मंत्री पद की शपथ। राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। आपको बता दें, कल संतोष मांझी ने दिया था इस्तीफा। तो पटना से अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। नीतीश मंत्रिमंडल से जुड़ी बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। नीतीश सरकार की कैबिनेट का विस्तार होगा। राजभवन में ये शपथ ग्रहण समारोह 15 जून को होगा, जिसमें कई मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान रत्नेश सदा इस मंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं कल संतोष मांझी ने इस्तीफा दिया था। तो नीतीश सरकार की कैबिनेट का विस्तार होगा। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसमें कई मंत्री शामिल होंगे। इसमें रत्नेश सदा मंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें, कल संतोष मांझी ने इस्तीफा दिया था। तो बता दें, बिहार में नीतीश कुमार कैबिनेट का विस्तार अब 16 जून को होगा। इसमें जेडीयू विधायक रत्नेश सदा को मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिनकर आनंद न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। दिनकर, 16 जून को मंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे रत्नेश सदा, और कल देखा जाए तो संतोष मांझी ने इस्तीफा दिया है। दिनकर, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा कनेक्ट करेंगे। तो आपको बता दें, 16 जून को कैबिनेट का विस्तार होगा। नीतीश सरकार के कैबिनेट का विस्तार होगा, जिसमें रत्नेश सदा मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसमें कई नेता समारोह में शामिल होंगे। साथ ही राजभवन समारोह में शपथ ग्रहण का आयोजन किया जाएगा। तो आपको बता दें, जीतन मांझी के बेटे संतोष मांझी ने कल इस्तीफा दिया था। वहीं 16 जून को कैबिनेट का विस्तार होगा। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसमें कई मंत्री मौजूद रहेंगे और इस दौरान रत्नेश सदा को मंत्री पद का शपथ दिलाई जाएगी। तो बिहार में नीतीश कुमार कैबिनेट का विस्तार अब 16 जून को होगा। राज्यपाल मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे रत्नेश सदा को। 16 जून को कैबिनेट का विस्तार होगा। आपको बता दें, कल संतोष मांझी ने इस्तीफा दिया था। राजभवन में शपथ ग्रहण का समारोह आयोजन होगा, जिसमें कई मंत्री शामिल होंगे। तो इस वक्त अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। नीतीश मंत्रिमंडल से जुड़ी बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। कैबिनेट का विस्तार होगा। रत्नेश सदा मंत्री पद की शपथ ले लेंगे। 16 जून को कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिनकर आनंद न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। दिनकर, 16 जून को मंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह रखा जाएगा। कैबिनेट का विस्तार किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि कल संतोष मांझी ने इस्तीफा दिया है। जी दीक्षा, बता दें कि कभी नीतीश कुमार के साथ रहने की कस्में और वादे करने वाले जीतन राम मांझी ने अपनी जुदाई की एक अलग पटकथा लिख दी है, जिसके बाद जेडीयू के जो अध्यक्ष ललन सिंह, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उनको हमने कहा था कि छोटी छोटी अलग अलग दुकानें खोलने से अच्छा है हमारे साथ सम्मिलित हो जाए और एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने इसका ऑफर ठुकरा दिया। तो वहीं इसके साथ ही बता दें कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार जहां विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए 23 जून को जहां विपक्ष की पटना में बैठक करवा रहे हैं, इस बीच अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि 16 तारीख को कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है। इसमें संतोष सुमन, जो कि जीतन राम मांझी के बेटे हैं, उनकी जगह रत्नेश सादा, जो कि 11 साल से सोनबरसा से विधायक हैं, उनको मंत्री का शपथ ग्रहण करवाया जा सकता है। इसके साथ ही बता दें कि शपथ ग्रहण का जो एक फॉर्मूला है वो अभी क्लियर नहीं हो पाया कि एक तरफ जहां बिहार में कांग्रेस 19 सीटों के साथ और उसके महज 2 मंत्री हैं, इस लिहाज से कांग्रेस को भी उम्मीद है कि शायद हमें एक
एक मंत्री पद और मिल जाए। कांग्रेस भी चाहती है कि हमें एक मंत्री हमारे और बढ़े। इस लिहाज से नीतीश कुमार जब अपने कैबिनेट में फेरबदल करने की कोशिश करेंगे, आज इस पर नाम फाइनल होगा, रत्नेश सादा का नाम सामने आ रहा है। हालांकि कांग्रेस की उम्मीदें हैं, कांग्रेस बार बार तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार से बातचीत करने में जुटी है कि ये मंत्री का पद हमारे विधायक, हमारे नेता को जाना चाहिए। लेकिन इसके दो तीन पहलुओं पर गौर करने की चीज है कि रत्नेश सादा को बनाने के पीछे आखिर जेडीयू का क्या मकसद हो सकता है, क्योंकि जब जीतन राम मांझी उनसे अलग हो रहे हैं तो एक मुसहर समाज जो बिहार में करीब 2 से 3% वोट बैंक के साथ अच्छे खासे वोटर्स को अपने पास रखता है, क्या रत्नेश सादा को बनाने से वो वापस आएगा? तो बताया कि रत्नेश सादा भी 11 साल से विधायक हैं, वो भी मुसहर समाज से आते हैं, अच्छी पैठ है, ग्राउंड पे एक्टिव रहते हैं, इस लिहाज से शायद उन्हें जेडीयू उन्हें एक्टिव करने की कोशिश कर रही है, मंत्री पद की शपथ दिलवाएगी। दिनकर, ये आयोजन किस टाइम पे होगा और कौन शपथ ग्रहण करवाएगा? और दूसरा, रत्नेश सादा के साथ और किसी मंत्री को इसमें जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? आपको बता दें कि अभी रत्नेश सादा को नीतीश कुमार ने फोन किया, नीतीश कुमार ने फोन करके उन्हें पटना आने को कहा है। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस की तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स का जोर जारी है। लगातार नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि आप हमारे विधायकों को कैबिनेट में जगह दीजिए, हम हमारे 19 विधायक हैं, मैच अगर मंत्री की बात कर ली जाए तो 2 मंत्री हैं। रत्नेश सादा को अभी 16 तारीख को शपथ ग्रहण लेना है उनको, लेकिन इससे पहले बता दें अभी राज्यपाल बाहर हैं, बिहार से राज्यपाल बाहर जा चुके हैं और मंत्री पद की शपथ राज्यपाल दिलवाते हैं, इस लिहाज से समय लग रहा है। वरना नीतीश कुमार ने फैसला आज का ही किया था कि जैसे जीतन राम मांझी जैसे गए और हम तुरंत अपने नए मंत्री को मंत्री पद की शपथ दिलवाएंगे और एक मैसेज देने का काम करेंगे कि हमें जीतन राम मांझी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जितने मजबूत पहले थे महागठबंधन में उतने मजबूत अब भी हैं। आपको एक चीज और बता दें दीक्षा और दर्शकों को कि लगातार जीतन राम मांझी का जो सियासी करियर रहा है वो ये कोई पहली दफा नहीं है कि वो इधर से उधर गए हैं। पिछले 43 सालों का करियर में वो 8 बार अपना फेरबदल कर चुके हैं। स्टार्टिंग उन्होंने 1980 में कांग्रेस से की थी, उसके बाद वो आरजेडी में गए, उसके बाद फिर वो बीजेपी में गए हैं, बीजेपी के साथ भी उन्होंने रहे हैं, उसके बाद महागठबंधन के हिस्सा रहे और एक बार फिर से जब वो महागठबंधन से अलग हुए हैं तो ऐसी कयासें लगाई जा रही है कि वो शायद फिर से एनडीए के साथ जा सकते हैं। दिनकर, तमाम रार के बाद आखिरकार नीतीश सरकार की कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, तो वहीं तमाम जानकारी साझा करने के लिए दिनकर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बढ़ती है अगली खबर की ओर। अगली खबर लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी की अहम बैठक जारी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं। आगामी चुनाव को लेकर सपा अहम बैठक कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर सपा लगातार तैयारी कर रही है। सपा के सभी लोकसभा प्रभारियों को पार्टी दफ्तर में मौजूद है। मतदाता सूची को लेकर भी चर्चा की जा रही है। तो आपको बता दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बैठक कर रहे हैं। आगामी चुनावों को लेकर सपा अहम बैठक कर रही है। इसमें मतदाता सूची को लेकर भी चर्चा की जा रही है। प्रभारियों को पार्टी दफ्तर में सभी प्रभारी मौजूद हैं। सपा के सभी लोकसभा प्रभारी पार्टी दफ्तर में मौजूद हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय में मौजूद है। मतदाता सूची को लेकर यह चर्चा की जा रही है और आगामी चुनावों को लेकर भी सपा अहम बैठक कर रही है। तो आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर सारी पार्टियां एक तैयारी कर दी है। समाजवादी पार्टी भी इसको लेकर अहम बैठक जारी चल रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर ये बैठक की जा रही है। इसमें कई मतदाता सूची को लेकर भी चर्चा की जा रही है। सपा के सभी लोकसभा प्रभारी पार्टी दफ्तर में मौजूद हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी इस पार्टी में मौजूद हैं। अध्यक्ष मतदाता सूची को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। प्रभारियों की इस पार्टी दफ्तर में सभी मौजूद हैं। आगामी चुनावों को लेकर अहम बैठक की जा रही है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष वर्मा लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष वर्मा, इस बैठक में क्या किस बात को लेकर चर्चा की जा रही है? आगामी चुनावों को लेकर चर्चा की जा रही है या मतदाता सूची को लेकर चर्चा की जा रही है? आखिर क्या जानकारी अभी तक सामने आई है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने जो कार्यालय है समाजवादी का जो प्रदेश कार्यालय है उसमें बैठक कर रहे हैं। बैठक में 2024 के चुनाव को लेकर के मतदान किया जा रहा है, क्योंकि देखिए सभी पार्टियां 2024 के चुनाव को लेकर के तैयारियां करती दिखाई दे रही। ऐसे में समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी भी 2024 के चुनाव को लेकर के तैयारी कर रही है। अभी आपने बीते दिनों देखा होगा किस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने
नैमिषारण्य में जाकर के बाकायदा पूजा पाठ किया था, हवन किया था और बूथ स्तर को मजबूत करने की बात कही थी। जाहिर सी बात है 2024 के चुनाव की तैयारी नैमिषारण्य से अखिलेश यादव ने इसकी शुरू कर दी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा भी कर रहे हैं। आज जिस तरीके से बैठक की गई है, बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि देखिए 2024 का जो चुनाव है वो समाजवादी पार्टी के लिए सबसे काफी अहम मायने रखता है। क्योंकि बीते चुनाव अगर देखे जाए कि 2014 में जो चुनाव हुए, 2017 में जो चुनाव हुए या 2022 में जो चुनाव हुए, इन चुनाव में समाजवादी पार्टी की जो परफॉर्मेंस रही है वो उतनी अच्छी नहीं रही है। ऐसे में अब 2024 का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी अब पूरी तरीके से तैयारी करती दिखाई दे रही है। ऐसे में आज जो बैठक में कई अहम जो निर्णय लिए गए हैं उसमें सबसे अहम जो कहा गया है, सभी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं समाजवादी पार्टी के, उनको भी निर्णय दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्रों में जाए, अपने अपने क्षेत्र में 24 के चुनाव को लेकर के तैयारी करें। मतदाता सूची पे भी जो काफी अहम जोर दिया गया है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव में अनुमान देखा गया था कि जो मतदाता सूची थी उसमें कई ऐसे परिवार के नाम पे करीब देखा जाए तो कईयों के नाम मतदाता सूची में नहीं थे। उसको लेकर के भी समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। कहा यही जा सकता है कि 2024 का चुनाव है और 2024 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयारी करती दिखाई दे रही। यही वजह है कि लगातार समाजवादी पार्टी कार्यालय में बैठकों के दौर भी देखने को मिल रहे हैं। आशीष, समाजवादी पार्टी आखिरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर ये चर्चा की जा रही है? आखिर किन मुद्दों पे ये फोकस रहने वाला है समाजवादी पार्टी का? देखिए कई अहम मुद्दे हैं, क्योंकि देखिए क्योंकि समाजवादी पार्टी विपक्ष पार्टी है और विपक्ष का जो काम होता है वो मौजूदा सरकार को घेरना होता है। हालांकि आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के खेमे में जो कार्यालय में जो बैठक हुई है, बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही गई है वो मतदाता सूची को लेकर के कही गई है। साथ ही साथ किसानों के मुद्दे को पे चर्चा की गई है, बिजली के मुद्दे को लेकर के चर्चा की गई। कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर के चर्चा की गई है, क्योंकि इस बैठक में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद थे। क्योंकि देखिए अब क्योंकि 24 का जो चुनाव है, 24 के चुनाव की तैयारी जिस तरीके से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, सभी पार्टी तैयारी कर रही है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के पिछले के जो चुनाव रहे हैं, चाहे वो 14 का चुनाव रहा हो, 2014 का चुनाव रहा हो या 2017 का चुनाव रहा हो या 2019 का रहा हो या 2022 का, इन सभी चुनावों में समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। अभी बीते दिनों नगर निकाय चुनाव की अगर बात की जाए तो नगर निकाय चुनाव में भी समाजवादी पार्टी की जो परफॉर्मेंस रही वो उतनी अच्छी नहीं रही। और यही वजह है कि अब समाजवादी पार्टी एड़ी से जोड़ी तक की जो जोर है वो लगाती दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में नैमिषारण्य से, अगर नैमिषारण्य की बात करें, नैमिषारण्य में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बाकायदा पूजा पाठ किया था, वहां से 24 के चुनाव की तैयारियों को लेकर के शुरुआत की थी। तो अब बैठकों का जो दौर है, बैठकों में पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वो नीति बताई जा रही है कि किस नीति के तहत आप जनता के बीच में रहेंगे। अखिलेश यादव के जो पुराने कार्यकाल में जो काम किए गए हैं उन कार्यों को जनता के बीच में किस तरीके से रखेंगे, इन सब चीजों को लेकर के आज बैठक की गई। आशीष, आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी अब एक्टिव मोड में नजर आ गई है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रुक करते हैं अगली खबर का, जो मध्य प्रदेश से सामने आई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हिमाचल सरकार पर बढ़ती आर्थिक तंगी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी जब मध्य प्रदेश के दौरे पर आई तब उन्होंने बोला कि हमारी सरकारों को देखो और अब उनको बताना चाहिए कि वेतन क्यों नहीं बांट पा रहे हैं। इसे मिसमैनेजमेंट कहते हैं। एमपी में बीजेपी सरकार को मैनेजमेंट करना आता है। इसी पूरी घटना पर प्रियंका चुप है, दिग्विजय सिंह चुप है। इसे तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। वहीं दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक है। अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर विशेष चर्चा की जाएगी। तो दिल्ली में आज बीजेपी की बैठक होगी जिसमें अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा की जाएगी। तो आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होगी जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे।
विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा होगी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसको लेकर भी अहम बैठक हो रही है। इसके साथ ही लोकसभा चुनावों पर भी चर्चा की जाएगी। तो दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक है, जिसमें अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों पर भी चर्चा होगी। फिलहाल वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डीएम के नेता और तमिलनाडु के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के एक दिन बाद बुधवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी की कार्रवाई के दौरान सेंथिल बालाजी ने सीने में दर्द की शिकायत की। इसके बाद उन्हें ओमदुरार के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। छापा तमिलनाडु के राजधानी चेन्नई में स्थित सेंथिल के घर के अलावा उनके पैतृक निवास करूर में भी मारा गया था। जांच एजेंसी ने जिस समय सेंथिल बालाजी के ठिकानों पर छापा मारा, उस समय वे मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे। जैसे उन्हें छापेमारी की सूचना मिली, वह टैक्सी लेकर घर लौट आए। सेंथिल की गिरफ्तारी के बाद डीएमके एक्टिव हो गई है। पार्टी ने उनकी गिरफ्तार को लेकर असंवैधानिक बताते हुए कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है। डीएमके ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी भाजपा की डराने धमकाने की राजनीति से नहीं डरती है। तो वहीं पटना में 23 जून को होने वाली विपक्षी एकता की बैठक में 18 पार्टियां शामिल होंगी। वहीं मंगलवार को जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा कि देश भर में विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ेगा। जेडीयू अध्यक्ष का बयान विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर उन्होंने कहा है। उधर फाफामऊ गंगा घाट पर बुधवार को स्नान करते समय आरआरएफ सिपाही और उनके बेटे बेटी समेत 4 लोग गंगा में समा गए। कड़ी घंटे मशक्कत के बाद गोताखोरों ने फौजी समेत उनके बेटे और बेटी का शव बरामद कर लिया है, जबकि एक की खोजबीन जारी है। 4 लोगों के डूबने की घटना के बाद घाट पर अफरा तफरी मची रही। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया है। तो प्रयागराज के फाफामऊ घाट पर आरएफ जवान समेत 4 लोग डूब गए हैं। 4 लोगों के डूबने से इलाके में हड़कंप मच गया है। आरएएफ जवान समेत 4 लोग गंगा में डूब गए हैं, जिसको लेकर इलाके में हड़कंप मच गया है। 3 लोग के शव मिले हैं। चौथे की तलाश लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कन्नौज से आबकारी विभाग का छापामार अभियान शुरू हुआ है। हसरेन की गेहार बस्ती की टीम ने छापेमारी की है। अवैध शराब का कारोबार बंद करने की छापेमारी की गई है। आबकारी टीम को देखकर घर छोड़कर भागे अवैध कारोबारी। तो तलाशी के दौरान बेड के अंदर अवैध शराब बरामद की गई है। भारी मात्रा में शराब जब्त की गई है। जमीन में दबा लहन नष्ट किया गया है। तो अवैध शराब का कारोबार बंद करने की छापेमारी लगातार जारी है। कन्नौज में आबकारी विभाग का छापेमार अभियान शुरू। हसरेन की गेहार बस्ती में टीम ने छापेमारी की है। आबकारी विभाग ने छापेमार अभियान शुरू कर दिया है। हसरेन की गेहार बस्ती में छापेमारी की गई है। अवैध शराब का कारोबार बंद करने की। उधर उत्तर प्रदेश के आगरा में कमिश्नर लागू होते ही पुलिस काफी मुस्तैद हो गई है। बता दें कि पुलिस का चप्पे चप्पे पर नजर रखना चोरों के लिए और खनन माफियों के लिए बड़े खौफ की बात है। इसको लेकर देर रात तकरीबन 1 बजे आगरा देहात क्षेत्र में इंडिया वॉइस संवाददाता सचिन गुज्जर ने पुलिस रियलिटी चेक किया। उधर बस्ती जिले में 2 दिन के अंदर 2 कत्ल हुए। पहली घटना लालगंज थाना के शोभनगर गांव की है, जहां एक कलयुगी शिक्षक बेटे ने सोमवार को कुदाल से काटकर अपने पिता की निर्मम हत्या कर दी। दूसरी घटना सदर कोतवाली के पारसी गांव की है, जहां प्रॉपर्टी के विवाद में बेटे ने अपने ही पिता पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। लगातार इन दोनों घटनाओं से इलाके में हड़कंप मच गया है। उधर बुलंदशहर में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें गांव के दबंगों पर दलित परिवार को घर में घुसकर पीटने का आरोप लगाया गया है। इस हमले में 7 महीने की गर्भवती सहित 7 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए खुर्जा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं रायबरेली से अहम खबर सामने आई है, जहां कोचिंग पढ़ाने आई छात्रा लापता हो गई है। अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं रायबरेली से, जहां कोचिंग पढ़ने आई छात्रा लापता हो गई है। छात्रा के लापता होने से
इलाके में हड़कंप मच गया है। कंपटीशन की तैयारी कर रही थी छात्रा, पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। शहर कोतवाली क्षेत्र के कैनाल रोड की यह घटना बताई जा रही है। तो रायबरेली से हम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। कोचिंग पढ़ने आई छात्रा लापता हो गई है, जिसको लेकर इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस छात्रा की छानबीन में जुट गई है। कंपटीशन की तैयारी कर रही थी छात्रा, पुलिस इसको लेकर छानबीन शुरू कर दी है। छात्रा के लापता होने से इलाके में हड़कंप का माहौल हो गया है। तो शहर कोतवाली क्षेत्र के कैनाल रोड की एक घटना बताई जा रही है। उधर संभल जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार मिनी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 25 यात्री घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 5 की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। उधर कन्नौज के गुरुहंसगंज कोतवाली के रसूलपुर इलाके में गुंडाई का मामला सामने आया है, जहां दीवार गिराने के विवाद को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर बुजुर्ग दंपति की लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़ित ने किसान यूनियन के जिला सचिव आनंद तिवारी पर मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो कन्नौज में दबंगों ने बुजुर्ग दंपति को पीटा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां दीवार विवाद पर दंपति के साथ मारपीट की गई है। उधर बिजनौर की नजीबाबाद थाना क्षेत्र में अब चोर भी हाई प्रोफाइल और हाईटेक हो चुके हैं, जहां फॉर्च्यूनर कार सवार चोर ने अस्पताल को निशाना बनाया और बाहर रखे जनरेटर का ताला तोड़कर बैटरी चोरी कर वहां से फॉर्च्यूनर कार से फरार हो गए। चोरों की ये सारी कारतूस अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित संचालक के तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश में जुट गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।